हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और कंप्लीट हो जाएगा हमारा नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जैसे आपको पता है कि हम मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करते हैं 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे। बायलिंगुअल ये क्लास रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। अगर आप लोग पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपको तीनों ही पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ के रिगार्डिंग किसी की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। तो ये है नवंबर मंथ का पार्ट 1 विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। कंटेंट को आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ परचेज करके जैसे भी कंफर्टेबल है लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, क्योंकि कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कंटेंट से, ठीक है। और पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में, पूछे जाएंगे जो आने वाले बैंक एग्जाम्स हैं। तो आपने कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है, मैंने बायलैंग्वेज प्रोवाइड किया है, उस लैंग्वेज में आप लोग कंटेंट पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, ठीक है। नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर आप लोग लास्ट 10 मंथ्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, प्लस आरबीआई सर्कुलर। ये दोनों ही क्लासेस मैंने कवर की हैं पीडीएफ में। पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको। जनवरी टू अक्टूबर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलेगा और आरबीआई सर्कुलर मिलेगा। दोनों ही अलग अलग पीडीएफ हैं। लास्ट 10 मंथ्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और लास्ट 10 मंथ्स आरबीआई सर्कुलर, तो दोनों ही कंबाइन आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लास्ट 10 मंथ्स का दोनों कंटेंट आपको मिल जाएगा। जैसा रहता है मेरे हर क्लास में विद इंपॉर्टेंट कंटेंट, वैसा ही आपको कंटेंट के साथ पीडीएफ में भी मिलेगा, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए सिर्फ, तो आप लोग मुझे उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करा सकती हूँ। अगर किसी को सिर्फ हिंदी में चाहिए तो वो हिंदी के लिए भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बायलिंगुअल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स टू अप्लाई फॉर top management roles in public sector banks. What is the minimum total experience required for a private sector applicants applying for the SBI managing director post? तो भारत सरकार ने एक बड़ा नीतिगत सुधार पेश किया जिससे निजी क्षेत्र के पेशेवर से भी यानी कि पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंकों में शीर्ष प्रबंधन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। एसबीआई के एमडी पद के लिए आवेदन करने वाले प्राइवेट सेक्टर्स के आवेदक के लिए कुल न्यूनतम जो कुल है कितना अनुभव होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है एक मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स, ओके, जिसमें क्या अलाउ किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं टॉप मैनेजमेंट रोल्स के लिए। कहां पर? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी जो बैंकर्स हैं वो लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में टॉप मैनेजमेंट के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये लाइन क्लियर हो गई। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम टोटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर द एसबीआई एमडी। तो पूछा गया है कि मिनिमम कम से कम कितना एक्सपीरियंस मांगा है एक प्राइवेट सेक्टर के एप्लीकेंट को एसबीआई के एमडी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एसबीआई के एमडी के पद के लिए आवेदन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के जो एप्लीकेंट हैं या आवेदक हैं जो अप्लाई करते हैं उनके लिए कितना कुल मिनिमम एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, तो वो मांगा गया है 21 ईयर्स, 21 साल, कम से कम 21 साल का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए और इसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई में एमडी की पोस्ट के लिए, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स के एम्प्लॉयज, ठीक है। कंटेंट में क्या बोला गया है, कंटेंट समझ लीजिए।
The government of India has introduced a major policy reforms allowing private sector professionals to apply for top management roles in public sector banks, including a MD post in the State Bank of India. ठीक है? As per the revised guidelines by the Appointments Committee of the Cabinet, one of 4 SBI MD position is now open to private sector professionals and employee of other पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर या अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज. ओके, the same eligibility criteria have also been extended to select executive director position in nationalized banks to enhance leadership diversity and draw on private sector expertise for better decision making. For SBI MD private sector applicants, the eligibility includes a minimum of 21 years of overall experience with 15 years in the banking and 2 years of board level experience. ठीक है, तो SBI के MD के लिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है? इंक्लूडेड अ मिनिमम ऑफ 21 ईयर्स तो होना ही है. ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर हम की बात करें तो वो होना चाहिए 15 ईयर्स इन बैंकिंग, तो बैंकिंग के 15 साल और 2 साल ऑफ बोर्ड लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए. For public sector banks, PSU banks, ED post candidate must have 18 years of total experience, including 12 years in banking and 3 years at the senior level below the board. ठीक है, ये रहा पब्लिक सेक्टर्स के लिए. ठीक है, the PSB applicants current general manager or chief general managers with 4 years combined experience at those levels are eligible till financial year 2027-28, after which eligibility will shift to CGMs with at least 2 years of service. तो क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में कितना होना चाहिए एक्सपीरियंस. बाकी कंटेंट आप लोग अच्छे से और समझ सकते हैं जैसे सुटेबल है पीडीएफ से या वीडियो से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. एज पर द न्यूज, State Bank of India has set a target to raise women workforce share to what percentage within 5 years. तो ये बोला गया है कि एज पर द न्यूज एसबीआई ने 5 वर्षों के भीतर महिलाओं की कार्यबल हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. क्या है एसबीआई का टारगेट कि वुमेन वर्कफोर्स को रेस करना नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना परसेंट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. वो है 30%. आने वाले 5 सालों में वुमेन वर्कफोर्स को बढ़ाना, 5 वर्षों के भीतर महिलाओं की कार्यबल हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? 30% तक, 30%. SBI has set a target to raise women workforce share to 30% within 5 years, up from the current 27%, as stated by Deputy Managing Director HR and Chief Development Officer Kishore Kumar Poludasu. Women constitute 33% of SBI frontline workforce, but their overall representation is lower, leading to the launch of structural diversity and inclusion initiatives. तो SBI की कार्यबल हिस्सेदारी में वर्तमान में 27% से बढ़ाकर 5 सालों के अंदर 30% करने का लक्ष्य रखा गया है वुमेन एम्प्लॉयज का. जैसा कि उप प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य विकास अधिकारी किशोर कुमार पोलुदासु ने बताया. SBI flagship Empower Her program aims to groom women for leadership roles through coaching and structured mentoring. तो SBI की प्रमुख Empower हर कार्यक्रम का उद्देश्य कोचिंग और संरक्षित मार्गदर्शन के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना. नेक्स्ट 5 इयर्स में एसबीआई का टारगेट है वुमेन वर्कफोर्स को कितना परसेंट रेस करना? 30%. कितने से? 27% से. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितने परसेंट से, डैश परसेंट से बढ़ाकर 30% करना है. तो डैश परसेंटेज कितना? 27%. 27% से बढ़ाकर करना है 30%. ठीक है, इसलिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने आपको कंटेंट में एक्सप्लेन किया है ना. 27%, करंट जो है 27% है, इसको बढ़ाकर 30% करना है, इसलिए कंटेंट जरूर पढ़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the report, Banking Laws Amendment Act 2025 was notified on 15th of April
2025 and includes 15 amendments across 5 legislations. The key provisions relating to nomination under the Banking Laws Amendment Act 2025 will came into effect from which date? तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था और इसमें 5 विधानों में 19 संशोधन शामिल हैं। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान किस तारीख से लागू होंगे? व्हाट इज द राइट आंसर? 1st of November 2025. Option C is the right answer of this question. क्या बोला गया है? The key provision relating to nomination under the Banking Laws Amendment Act 2025 will come into effect from 1st of November 2025. The Banking Laws Amendment Act 2025 was notified on 15th of April 2025 and includes 19 amendments across 5 legislations. The Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act 1955, the Banking Company Acquisitions and Transfer for Undertakings Act 1970 and 1980. The central government has notified that sections 10, 12, 10, 11, 12 and 13 of the Amendment Act will come into force from 1st of November 2025. These sections relate to nomination facilities for deposit accounts, articles in safe custody and contents of safety lockers maintained with banks. The new provisions allow customers to nominate up to 4% either simultaneously or successively, simplifying claim settlement. Next question. On 7th of November 2025, Renew Energy Global PLC secured a financial package of $331 million from which institutions? तो 7 नवंबर को रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने किस संस्थान को 331 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय पैकेज हासिल किया है? राइट आंसर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। एडीबी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है? ऑन 7th of November, Renew Energy Global Place secured a $331 million financial package from the ADB. This is a part of larger $477 million package with the remaining funds to be mobilized through other lenders. The financing will support a hybrid renewable energy project in Andhra Pradesh combining 837 MWP wind and solar capacity with a 415 megawatt battery storage system. The project is expected to deliver 300 megawatt peak power and 1641 annually, enhancing grid reliability. तो 7 नवंबर को रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी को एडीबी से 331 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय पैकेज प्राप्त हुआ है और यह 477 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक बड़े पैकेज का हिस्सा है। शेष धनराशि अन्य ऋणदाताओं के माध्यम से इसमें जुटाई जाएगी। नेक्स्ट, on 10th of November, which Bahraini organization signed an agreement with the National Payment Corporation of India, International Payments Limited, NIPL, to link India's unified payment interface with Bahrain Payments Network. तो 10 नवंबर 2025 को किस बहरीनी संगठन ने भारत के एकीकृत भुगतान यानी कि यूपीआई को बहरीन के भुगतान नेटवर्क से जोड़ने के लिए एनआईपीएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है बहरीन इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, BENEFIT. NIPL partnered with Bahrain Benefit Bahrain Electronics Networks for Financial Transactions Company on 10th of November 2025. The collaboration connects India's UPI with Bahrain Electronic Fund Transfer System, especially the Fawry Plus service. It enables real-time, secure and cost-effective cross-border remittance between India and Bahrain. This initiative is supervised by the RBI and the Central Bank of Bahrain. It strengthens digital financial inclusion and supports the large and Indian diaspora in Bahrain. This marks another step in expanding UPI's global footprint. Next question.
Which organization was recognized by the RBI on 11th of November 2025 as the self-regulatory organization for payment system operators? तो 11 नवंबर 2025 को आरबीआई ने किस संगठन को भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के लिए स्वयं नियामक संगठन के रूप में मान्यता दी है? वो है सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। On 11th of November, RBI recognized the Self-Regulated Payment System Operators Association as the SRO for PSOs, Payment System Operator. This recognition follows RBI framework for recognition of SRO for PSOs and Omnibus framework for recognitions of SRO for regulated entities. SRPA represents leading players such as Razorpay, PhonePe, BillDesk, CRED, MobiKwik, Infibeam Avenues. Next question. Which collateral did the RBI includes for the first time in the 2025 repo directions? तो RBI ने 2025 रेपो निर्देशों में पहली बार कौन सा संपार्श्विक शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Reserve Bank of India issued the Master Directions Repurchases Transactions Directions 2025 on 11th of November 2025 under Section 45W of the RBI Act 1934. These directions update the earlier 2018 framework and expand the list of eligible collateral. For the first time, municipal debt securities have been included along with the government securities, corporate bonds, commercial papers, certificate of deposits, and debt exchange traded funds. The rules apply to repos conducted on stock exchange, electronic trading platform, and OTC markets, but excludes RBI liquidity adjustment facility and marginal standing facility. They define norms for tenor, tripartite repo system, reporting settlements, pricing, haircuts, accounting, and compliance. Next question. According to Moody's rating November 2025, what is the projected average annual GDP growth rate for India through 2027? तो मूडीज की रेटिंग के अनुसार नवंबर 2025 की 2027 तक भारत के लिए अनुमानित औसत वार्षिक जीडीपी विकास दर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। टाइम टू टाइम रेटिंग एजेंसी अपनी जो प्रेडिक्शन है वो चेंज करते रहते हैं, इसलिए करंट में जरूर देख के जाना जब भी आप एग्जाम देने जाएं कि क्या जीडीपी प्रेडिक्शंस है। तो अभी रिसेंटली जिनके दिसंबर एग्जाम है उन लोगों के लिए तो ठीक है क्योंकि ये इतनी जल्दी तो चेंज होगा नहीं, लेकिन फर्दर जिनके एग्जाम्स हैं वो लोग करंट जीडीपी रेट जरूर देख के जाए। ठीक है, क्या बोला गया है? ऑन 13th of November, Moody's rating projected India's GDP to grow at an average of 6.5% annually through 2027, keeping the fastest growing major economy. The forecast estimates 7% growth in 2025, followed by 6.4% in 2026 and 6.5% in 2027. Growth is expected to be driven by the government infrastructure, expanding resilient household consumption, and export diversification despite global tariff challenges. Moody's noted that private investment remains cautious with corporates hesitant about large expansion. In comparison, global GDP is projected at 2.5% to 2.6%, with advanced economies at 1.5% and emerging markets at 4%. ठीक है, तो 13 नवंबर 2025 को मूडीज रेटिंग ने अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी 2027 तक सालाना औसतन 6.5% की दर से बढ़ेगी, जिससे ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। पूर्वानुमान में 2025 में 7%, 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% की वृद्धि का अनुमान है। वैश्विक टैरिफ चुनौतियों के बावजूद सरकारी बुनियादी ढांचे पर खर्च, लचीले घरेलू उपभोग और निर्यातक विविधीकरण से विकास को गति मिलने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What percentage of Kerala's MSMEs were identified as women-owned? The 10th Evolve, what is the full form? EVOLV, Evolve Entrepreneurial Vision of Learning, Value Creations and Excellence Event। तो 10वीं Evolve कार्यक्रम में केरल के कितने प्रतिशत एसएमईज में महिलाओं को स्वामित्व वालों के रूप में पहचाना गया है? 47% इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है,
Axis Bank hosted the 10th edition of Evolve Entrepreneurs Vision on Learning Value Creation and Excellence on 14th of November 2025 in Kozhikode, Kerala. Theme क्या है? Theme is very important. Micro, small and medium enterprises MSME powering the $10 trillion economy is the theme. Over 100 entrepreneurs, industry leaders, and experts participated in the knowledge sharing session. Kerala has 7 lakhs plus MSMEs, nearly 47% women owned, contributing 3.8% to India's GDP and generating 44 lakh jobs. Key focus area included digital adoption, industrial corridors, and women led enterprises. Axis Bank highlighted its initiative for MSME financing and support. The event reinforced MSME's role in driving India's $10 trillion इकोनॉमी विजन by 2032. एक्सिस बैंक ने 14 नवंबर 2025 को केरल के कोझिकोड में इवॉल्व के 10वें संस्करण का आयोजन किया. इसका थीम मैंने आपको बता दिया, थीम इंग्लिश में ही याद करिए तो ज्यादा इजी रहेगा, और ये सारा कंटेंट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which Indian bank was honored with the World's Best Consumer Bank 2025 awarded by Global Finance Magazine? तो Global Finance Magazine के द्वारा किस भारतीय बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवॉर्डेड बाय भी याद रखना, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has been honored with the World Best Consumer Bank 2025 awarded by Global Finance, marking a major milestone for India's banking sector. Global Finance, a New York-based magazine, annually recognized bank for excellence in performance, innovation, and customer services. For 2025, SBI won 2 major titles. First, World Best Consumer Bank. Second, Best Bank in India. The award ceremony took place during the World Best Banks event held alongside the IMF World Bank meeting in Washington, D.C. तो एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. न्यूयॉर्क स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस प्रतिवर्ष बैंकों को उनके प्रदर्शन, नवाचार और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित करती है. 2025 के लिए एसबीआई ने 2 प्रमुख खिताब जीते हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक. ठीक है, next question. According to the RBI governor, India's capital to risk weighted asset ratio CRAR rose to 17.5% in 2025. What was the CRAR in 2015? तो RBI गवर्नर के अनुसार भारत का पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात जो है 2025 में बढ़कर 17.5% हो गया है. 2015 में CRAR क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो 2015 में था 13.5%. ओवरऑल डेटा याद कर लेना. On 7th of November, RBI Governor Sanjay Malhotra highlighted the strength of India's banking system at the SBI Banking and Economics Conclave in Mumbai. He noted that the capital to risk-weighted asset ratio has risen to 17.5% in 2025 compared to 13.5% in 2015. India's gross NPAs have sharply declined to 2.3% in 2025, down from over 11% in 2018. Banks are now reporting higher profitability and stronger balance sheet reflecting resilience. He emphasized that financial stability remains the cornerstones of RBI policy framework. India also witnessed 13.4 billion US dollar capital inflows, strengthening एक्सटर्नल रेजिलियंस अप्रैल टू जुलाई. तो 7 नवंबर को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में भारत की बैंकिंग प्रणाली की मजबूती पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि पूंजी जोखिम भारतीय संपत्ति अनुपात 2015 के 13.5% की तुलना में 2025 से बढ़कर 17.5% हो गया है. भारत का एक सकल एनपीए 2018 के 11% से घटकर 2025 में 2.3% रह गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
What is the maximum allowed limit for placing silver ornaments under RBI's new rule lending against gold and silver collateral? तो आरबीआई के नए नियम सोने और चांदी के बदले ऋण के तहत चांदी के आभूषण गिरवी रखने की अधिकतम अनुमत सीमा क्या है, अनुमानित सीमा क्या है? वो है 10 kilograms. Option B. RBI announced on 7th of November the lending against gold and silver collateral directions 2025. This new rule, effective from 1st of April 2026, allows loans against silver ornaments and coins for the first time. Borrowers can pledge up to 10 kg for silver ornaments and 500 gram of silver coins as a collateral. The facility will be available through banks, cooperative banks, NBFCs, and housing finance companies. Loan against bullion ETFs or silver mutual funds remains prohibited to prevent misuse. The move expands secure credit access, especially for rural households and small businesses holding silver. It marks a historic step in financial inclusion, diversifying collateral options beyond gold in India's credit system. बोला गया है कि आरबीआई 7 नवंबर 2025 को सोने और चांदी के गिरवी रखे जाने पर ऋण देने के निर्देश 2025 की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी नियम पहली बार चांदी के आभूषणों और सिक्के के बदले ऋण देने की अनुमति देता है। उधारकर्ता जो है वो 10 किलो तक चांदी के आभूषण और 500 ग्राम चांदी के सिक्के गिरवी रख सकते हैं। ये सुविधा बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध होगी। दुरुपयोग को रोकने के लिए बुलियन ईटीएफ या चांदी के म्यूचुअल फंड के बदले ऋण देना प्रतिबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। As per RBI draft guidelines, banks will allow to finance acquisitions deals up to what percentage of acquisitions value? तो RBI के मसौदे दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को अधिग्रहण मूल्य के कितने प्रतिशत तक अधिग्रहण सौदों को वित्त पोषित करने की अनुमति होगी? वो है 70%. ऑप्शन सी. The Reserve Bank of India released draft guidelines on acquisitions, financing, and capital market exposure. Banks will be allowed to finance up to 70% of acquisitions value, with the acquirer contributing 30% equity. Eligibility requires a strong net worth, a 3-year profit track record, and a debt equity ratio capped at 3:1. For CME, RBI proposed a cap of 20% of Tier 1 capital for direct exposure and 40% for aggregate exposure. These limits cover loans, guarantees, and investments linked to capital markets. The framework title Commercial Banks Capital Market Exposure Directions 2025 will be effective from April 2027. It aims to ensure prudence, discipline, and alignment with Basel III norms. ठीक है, तो आरबीआई ने अधिग्रहण, वित्त पोषण और पूंजी बाजार जोखिम पर मसौदा निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को अधिग्रहण मूल्य के 70% तक वित्त पोषण की अनुमति होगी, जिसमें अधिग्रहण 30% इक्विटी का योगदान देगा। पात्रता के मजबूत निवल मूल्य, 3 वर्षीय लाभ का ट्रैक रिकॉर्ड और 3:1 की अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the MD and CEO of Go Digit General Insurance? Who won the Women Leader of the Year Award at Asia Insurance Industry Award 2025? तो Go Digit General Insurance के MD और CEO कौन है जिन्होंने एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड 2025 में वुमेन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? जसलीन कोहली. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जसलीन कोहली. Go Digit General Insurance Limited won 2 awards at the 29th Asia Insurance Industry Award 2025. The event was held on 7th of November in Singapore, organized by Asia Insurance Review. Digit Insurance received the Digital Insurer of the Year Award for its excellence in digital innovation. Its MD and CEO Jasleen Kohli won the Women Leader of the Year Award. She became the first Indian woman leader to receive this prestigious recognition. Digit was the only private Indian insurer honored at AIA 2025. The win highlights India's growing strength in digital insurance and leadership diversity.
तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने 29वें एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड्स 2025 में 2 पुरस्कार जीते हैं। ये कार्यक्रम 7 नवंबर को सिंगापुर में एशिया इंश्योरेंस रिव्यू द्वारा आयोजित किया गया था। डिजिट इंश्योरेंस को डिजिटल नवाचार में उत्कृष्टता के लिए डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। इसकी एमडी और सीईओ जसलीन कोहली ने वुमेन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला लीडर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which startup was recognized as the first investor under NABARD's AgriSure Fund at the Global FinTech Festival 2025? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में नाबार्ड के एग्रीश्योर फंड के तहत किस स्टार्टअप को पहले निवेशक के रूप में मान्यता दी गई है? वो है फेम्बो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। द नाबार्ड का फुल फॉर्म सबको पता होगा। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट्स ओनली 1A, ओके। NABARD, नाबार्ड, National Bank for Agriculture and Rural Development, announced its first investment under the AgriSure Fund at the Global FinTech Festival GFE 2025, a fund jointly promoted with the Union Agriculture Ministry to boost agri-fintech innovation. Fambo Innovation Private Limited was recognized as the first investor under the AgriSure Fund, a startup that connects farmers and farmers producer organization with food businesses to enhance market linkage. बोला क्या गया है कि नाबार्ड ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में एग्रीश्योर फंड के अंतर्गत अपने पहले निवेश की घोषणा की। ये फंड कृषि फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया गया है। फेम्बो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को एग्रीश्योर फंड के अंतर्गत पहले निवेशकों के रूप में मान्यता दी गई। यह एक स्टार्टअप है जो किसानों और किसान उत्पादन संगठनों को खाद्य व्यवसायों से जोड़कर बाजार संबंधों को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण proposed training women as pension सखीज to increase enrollment in which scheme? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना में नामांकन बढ़ाने के लिए महिलाओं को पेंशन सखी के रूप में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव दिया है? वो है नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्या बोला गया है इसमें? Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed training women as a pension sakhi similar to LIC Bima Sakhi to increase the enrollment in the NPS National Pension System. She emphasized better coordinations in India's pension ecosystem, referring to the Forum for Regulatory Coordinations and Development of Pension Products established in August 2025. The multiple scheme framework for non-governments NPS subscriber was launched on 1st of October 2025, allowing 100% equity allocation and flexibility to invest across different CRAs under one plan. बोला गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस में नामांकन बढ़ाने के लिए एलआईसी की बीमा सखियों की तरह महिलाओं को पेंशन सखियों के रूप में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने अगस्त 2025 में स्थापित पेंशन उत्पादों के नियामक समन्वय और विकास मंच का हवाला देते हुए भारत के पेंशन पारिस्थितिक तंत्र में बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the sum insured range offered under SBI General Insurance Health Alpha Plan? तो SBI General Insurance के Health Alpha Plan के तहत दी जाने वाली बीमा राशि कितनी है? ₹5 lakhs to unlimited. Okay, option C is the right answer. SBI General Insurance launched Health Alpha, customizable retail health insurance plans that allow policyholders to tailor coverage with over 50 optional benefits based on the theme Your Health, Your Cover, Your Way. The plan offers some insured options from ₹5 lakh to unlimited coverage with policy terms up to 5 years and no upper age limit for adults. तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ अल्फा नामक एक अनुकूल योग्य खुदरा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। ये पॉलिसी धारकों को आपका स्वास्थ्य, आपका कवर, आपकी पसंद थीम पर आधारित 50 से अधिक वैकल्पिक लाभों के साथ कवरेज को अनुकूलित करने की अनुमति देती है। ये योजना 5 लाख रुपए से लेकर असीमित कवरेज तक के विकल्प प्रदान करती है, जिसमें पॉलिसी अवधि 5 वर्ष तक और वयस्कों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has launched the corporate Safiro Forex card in collaboration with Visa? राइट आंसर ICICI बैंक। ICICI बैंक ने वीजा के सहयोग से कॉर्पोरेट सफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। ICICI बैंक in collaboration with the Visa launched the corporate Safiro Forex card, ACI's first Visa Infinite Power prepared Forex card designed to entrepreneurs and business travelers. The card supports 15 currency with zero cross currency markup, enabling travel across multiple countries using even a single loaded currency. It offers premium benefits worth over rupees 15,000, including 2 free international launch visits, meet and assets, airport services, free international eSIM, 3 monthly ATM free waivers and प्रोफेशनल होटल एंड एयरलाइंस रेट्स। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक ने वीजा के सहयोग से कॉर्पोरेट सफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। ये एशिया का पहला इन्फिनिटी संचालित प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है जो उद्यमियों और व्यवसायी यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। ये कार्ड शून्य क्रॉस करेंसी मार्कअप के साथ 15 मुद्राओं का समर्थन करता है, जिससे एक ही लोडेड मुद्रा का उपयोग करके कई देशों में यात्रा करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the RBI offline digital rupee is correct? Right answer, e-rupee support offline payment using minimal network connectivity or NFC tap technology. The content is here, you can check out. Next question, which new features has been launched by Bajaj Finserv Asset Management Company to allow investors to make UPI payments using mutual funds units? तो बजाज फिंसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने निवेशकों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स का उपयोग करके यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? पे विद म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Bajaj Finserv Asset Management Company has launched a new feature called Pay with Mutual Fund, allowing investors to make UPI payments using mutual funds units. The features enables investors to use their mutual funds investment for daily expenses, blending investment and spending seamlessly. With Pay with Mutual Fund, investors can earn better returns through liquid funds compared to a traditional saving account while retaining instant access to funds for daily use. तो बजाज फिंसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने पे विद म्यूचुअल फंड नाम से एक नई सुविधा शुरू की, जिससे निवेशक म्यूचुअल फंड यूनिट्स का इस्तेमाल करके यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। ये सुविधा निवेशकों को अपने म्यूचुअल फंड निवेश का इस्तेमाल दैनिक खर्चों के लिए करने में सक्षम बनाती है, जिससे निवेश और खर्च पर सहज ऋण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about RBI's Harbinger 2025 हैकाथन is incorrect? तो RBI के Harbinger 2025 हैकाथन के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? The hackathon is exclusively for banking employees in India. It's a right answer. It's a wrong statement. Statement is wrong, answer is right, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वो है The hackathon is exclusively for banking employees in India. RBI has launched a global hackathon Harbinger 2025 Innovation for Transformation to promote secure, innovative and user-centric financial solutions. The theme Harbinger 2025 is secure banking powered by identity, integrity and inclusivity. It's an important theme. Participants will develop solutions under 3 problem statements: tokenized KYC, offline CBDC, enhancing trust. Eligible participants include individual, team or entities aged 18 and above who can legally enter into a contractual agreement. The hackathon is an event where participants collaborate to develop innovative solutions to given challenges. The winner for each problem statement will receive rupees 40 lakh and the runner-up will get rupees 20 lakh. A special prize of rupees 20 lakh will be awarded to the best all-women team across all problem statement. Each shortlisted team for the solution development phase will receive rupees 5 lakh stipend for prototype development. All statements are करेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट रॉन्ग पूछी है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछी है। द हैकाथन इज एक्सक्लूसिवली फॉर बैंकिंग एम्प्लॉयज इन इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about exchange earners foreign currency accounts? तो विनियामक आर्जक विदेशी मुद्रा खातों के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? They can be held only as current accounts and no interest is payable. Option C is the right answer.
Exchange earners foreign currency accounts, then account maintained in foreign currency with an authorized dealer category 1 banks to allow foreign exchange earners excluding exporters to credit 100% of their foreign exchange earnings without converting them into a rupees, thereby reducing transactions cost. All residents foreign exchange earners such as individual and companies are eligible to open EEFC accounts. The EFC accounts can be held only as current account and no interest is payable of these accounts. 100% foreign exchange earnings can be credited to EEFC account provided that the accruals in the account during a month are converted into rupees on or before the last day of the following month after adjusting for approved purposes. तो विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा EEFC खाता एक अधिकृत व्यापारी श्रेणी 1 बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में रखा जाने वाला खाता है जो निर्यातकों सहित विदेशी मुद्रा अर्जकों को अपनी विदेशी मुद्रा आय को रुपये में परिवर्तित किए बिना 100% जमा करने की अनुमति देता है, जिससे लेन देन लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fintech platform has partnered with ICICI Prudential AMC to launch a first of its kind solution combining liquid funds, instant redemptions and UPI in one प्लेटफॉर्म? तो किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी के साथ साझेदारी की ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर लिक्विड फंड, इंस्टेंट रिडेम्पशंस और यूपीआई को मिलाकर अपनी तरह का पहला समाधान लॉन्च किया जा सके? क्यूरी मनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यूरी मनी in a partnership with ICICI Prudential AMC has launched a first of its kind solution that combines liquid funds, instant redemptions and UPI in one platform. The partnership allows retail investors to grow their money steadily while maintaining instant access without any lock-ins or penalties. Investors can instantly redeem up to 90% of their invested amount with a daily cap of rupees 50,000. Curie Money has integrated ICICI Prudential AMC liquid fund with instant redemptions and UPI functionality, providing a seamless user experience. तो क्यूरी मनी ने ICICI प्रूडेंशियल एएमसी के साथ साझेदारी में अपनी तरह का पहला समाधान लॉन्च किया जो लिक्विड फंड, तत्काल रिडेम्पशंस और यूपीआई को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। ये साझेदारी खुदरा निवेशकों को बिना किसी लॉक इन या जुर्माने के तत्काल पहुंच बनाए रखते हुए अपने धन को लगातार बढ़ाने की अनुमति देती है। निवेशक अपनी निवेशित राशि का 90% तक तुरंत भुना सकते हैं, जिसे दैनिक सीमा 50,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मास्टर डायरेक्शंस did the RBI consolidate up to October 9, 2025? 9 अक्टूबर 2025 तक आरबीआई ने कितने मास्टर निर्देशों को समेकित किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 238 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्या बोला गया है? RBI has consolidated regulatory instructions issued up to 9th of October 2025 into 238 master directions covering 11 types of regulated entities. The 11 regulated entities included commercial banks, small finance banks, payments banks, local area banks, regional rural banks, urban cooperative banks, rural cooperative banks, all India financial institutions, non-banking financial companies, NBFCs, asset reconstruction companies, and credit information companies. Directions issued by NABARD for regional rural banks and cooperative banks have also been included in consultation with NABARD. तो आरबीआई ने 9 अक्टूबर 2025 तक जारी नियामक निर्देशों को 11 प्रकार की विनिमय संस्थाओं को कवर करते हुए 238 मास्टर निर्देशों को समेकित किया है। इन 11 विनिमय संस्थाओं में शामिल है वाणिज्यिक बैंक, लघु बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां और ऋण सूचना कंपनियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which life insurance company has partnered with CSB banks to launch an SMEs bancassurance partnership to expand life insurance coverage among SMEs and entrepreneurs in India? तो किस जीवन बीमा कंपनी ने भारत के में एसएमईज और उद्यमियों के बीच जीवन बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए एसएमई बैंकassurance साझेदारी शुरू करने हेतु सीएसबी बैंक के साथ साझेदारी की है? वो है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Aegis Federal Life Insurance has partnered with CSB Banks to launch an SME bank assurance partnership aimed at expanding life insurance coverage among SMEs, small and medium enterprises, and individual entrepreneurs across India. The partnership will enable CSB Bank customers to access comprehensive financial solutions that integrate credit, saving, and life insurance for better financial protection. Through this collaboration, SME customers can avail customized life insurance solutions that ensure business continuity, wealth protection, and family financial security. CSB Banks, with 834 branches and 800 ATMs nationwide, is evolving into a new age private sector banks offering seamless borrowing, saving, and इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने सीएसबी बैंक के साथ मिलकर एक एसएमई बैंक इंश्योरेंस साझेदारी शुरू की है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमियों यानी कि एसएमईज और व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच जीवन बीमा कवरेज का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Reserve Bank of India recently removed which ceiling related to bank lending to corporate entities? तो आरबीआई ने हाल ही में कॉर्पोरेट संस्थाओं को बैंक ऋण देने से संबंधित कौन सी सीमा हटा दी है? 10,000 crore rupees ceiling on loans to a single corporate entity. RBI has removed rupees 1,000 crore ceiling on banks to loans a single corporate entity, allowing banks greater lending flexibility. The earlier guidelines on enhancing credit supply for large borrowers were introduced to limit concentration risk and encourage corporates to diversify their funding sources. RBI ने किसी एक कॉर्पोरेट इकाई को बैंक ऋण पर 10,000 करोड़ रुपए की सीमा हटा दी है, जिससे बैंकों को ऋण देने में अधिक लचीलापन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Hinduja Group signed an MOU with the Andhra Pradesh government on 2nd of November 2025 in which city? तो हिंदुजा ग्रुप ने 2 नवंबर 2025 को किस शहर में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो लंदन में किए हैं। The Hinduja Group signed an MOU on 2nd of November in London with CM N. Chandrababu Naidu. It pledged an investment of rupees 20,000 crore in Andhra Pradesh energy and mobility sectors. The aim is to expand power generation, boost renewable energy, and promote electric mobility. Key projects includes a 1,600 megawatt expansion of the Visakhapatnam power plant, solar and wind project Rayalaseema, which strengthens the state's clean energy portfolio, an EV manufacturing plant in Mallavali Crystal district with statewide charging इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्लान। तो हिंदुजा ग्रुप ने 2 नवंबर को लंदन में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने आंध्र प्रदेश के ऊर्जा और गतिशीलता क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का संकल्प लिया। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन का विस्तार कर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। प्रमुख परियोजनाओं में विशाखापत्तनम बिजली संयंत्र का 1600 मेगावाट का विस्तार शामिल है। रायलसीमा में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं राज्य के स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two banks have provided a $215 million term loan facility to AI Fleet Services IFSC Limited (AIFS) for financing 6 Boeing 777-300ER aircraft to be leased to Air India? तो किन दो बैंकों ने एयर इंडिया को पट्टे पर दिए जाने वाले 6 बोइंग 777-300ER विमानों में वित्त पोषण के लिए AI Fleet Services IFSC Limited को $215 मिलियन की सावधि ऋण सुविधा प्रदान की है? वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड बैंक ऑफ इंडिया। Standard Chartered and Bank of India have provided $215 million term loan facility to AI Fleet Services IFSC Limited for financing 6 Boeing 777-300ER aircraft to be leased to Air India. AIFS, Air India's leasing subsidiary based in Gift City, Gujarat, executed for the first commercial aircraft financing transactions with a Gift City borrower, showcasing Gift City potential as an aviation finance hub. तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को पट्टे पर दिए जाने वाले 6 बोइंग 777-300ER विमानों के वित्त पोषण के लिए एआई फ्लीट सर्विसेज IFSC लिमिटेड को $215 मिलियन की सावधि ऋण सुविधा प्रदान की है। गिफ्ट सिटी स्थित एयर इंडिया की लीजिंग सहायक कंपनी AIFS ने गिफ्ट सिटी के रूप में उधारकर्ता के साथ पहला वाणिज्यिक विमान वित्त लेन देन किया, जिससे गिफ्ट सिटी की विमानन वित्त केंद्र के रूप में क्षमता का प्रदर्शन हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, by when will International Financial Services Centers Authority issued a video-based KYC guidelines for onboarding non-residents Indian customers? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए वीडियो आधारित KYC दिशा निर्देश कब तक जारी करेगा? November 2025 is the right answer. The International Financial Services Centers Authority will issue video-based KYC guidelines for onboarding non-residents Indian customers by November 2025. The move aligns with the Finance Minister Nirmala Sitharaman directive to make the KYC process more efficient and flexible under the Financial Stability and Development Council framework. Once implemented, NRIs can open deposit and investment accounts digitally, eliminated the need for paper-based application. IFSC, in collaboration with UIDAI and the RBI, is developing an unassisted face authentication system to enable remote KYC completions for NRIs from abroad, such as San Francisco or Dubai. So, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण नवंबर 2025 तक अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई ग्राहकों को शामिल करने के लिए वीडियो आधारित केवाईसी दिशा निर्देश जारी करेगा। ये कदम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ढांचे के तहत केवाईसी प्रक्रिया को अधिक कुशल और लचीला बनाने के निर्देश के अनुरूप है। इसको लागू होने के बाद एनआरआई डिजिटल रूप से जमा और निवेश खाते खोल सकेंगे, जिससे कागज आधारित आवेदनों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसीडरिंग इशूइंग फ्रेश लाइसेंस फॉर विच टाइप ऑफ बैंक्स आफ्टर मोर देन 20 इयर्स? तो आरबीआई ने 20 वर्षों से अधिक समय के बाद किस प्रकार के बैंकों को नए लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रहा है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन डी is the right answer. RBI is considering issuing fresh license for new urban cooperative banks after more than 20 years. The issuance of license was paused in 2004 due to the weak financial health of several UCBs. As of March 2024, India had 1,472 UCBs, down from 1,926 in 2004 due to amalgamation, closures and consolidation efforts by the RBI. In financial year 23-24, UCBs deposit growth was 4.1% and credit growth was 5.0%, both significantly lower than the scheduled commercial banks. RBI ने 20 वर्षों से भी अधिक समय के बाद शहरी सहकारी बैंकों के लिए नए लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रहा है। कई शहरी सहकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण 2004 में लाइसेंस जारी करना रोक दिया गया था। मार्च 2024 तक भारत में 1472 शहरी सहकारी बैंक थे, जो 2004 में 1926 से कम होकर आरबीआई द्वारा किए गए विलय बंद और समेकन प्रयासों के कारण हो गए। वित्त वर्ष 2023-24 में शहरी सहकारी बैंकों की जमा वृद्धि 4.1% और ऋण वृद्धि 5% रही, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में काफी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which general insurance company has partnered with the Andhra Pradesh Gramin Bank to provide insurance products across Andhra Pradesh? तो किस सामान्य बीमा कंपनी ने आंध्र प्रदेश में बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की है? यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Universal Sompo General Insurance Company has partnered with Andhra Pradesh Gramin Bank to provide a wide range of general insurance products across all 26 districts of Andhra Pradesh. APGB operates through 1,351 branches serving the rural and semi-urban population across the state. Through this partnership, Universal Sompo aims to leverage the state insurance plans to expand access to affordable insurance solution in Andhra Pradesh. Managing Director and CEO, Universal Sompo General Insurance, Sarad Mathur. यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के सभी 26 जिलों में सामान्य बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की है। एपीजीबी 1351 शाखाओं के माध्यम से राज्य भर में ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी को सेवा प्रदान करता है। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन है? शरद माथुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच FatPay subsidiary has received Insurance Regulatory and Development Authority of India approval for composite corporate agent license to expand its insurance vertical. क्या बोला गया है? FatPay किस
कि किस सहायक कंपनी को अपनी बीमा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक समग्र कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस के लिए IRDA की मंजूरी प्राप्त हुई है, वो है फटक सिक्योर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटक सिक्योर, a subsidiary of Fatak Pay, has received approval from the IRDAI for a composite corporate agent license. This regulatory milestones allow Fatak Pay to formally operate and expand its insurance vertical through Fatak Secure. Okay. फटक पे की सहायक कंपनी फटक सिक्योर को IRDA से एक समग्र कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस की मंजूरी मिल गई है। यह नियामक उपलब्धि फटक पे को फटक सिक्योर के माध्यम से अपने बीमा कारोबार को औपचारिक रूप से संचालन और विस्तार करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which London-based digital finance firm has recently launched operations in India to provide domestic and international payments? तो London-based किस डिजिटल फाइनेंस फर्म ने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रदान करने के लिए भारत में परिचालन शुरू किया? वो है रिवॉल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Revolt, a London-based digital finance firm, has launched operations in India, marking its entry into one of the world's largest digital payments market. The platform enables domestic and international payments through tie-ups with UPI and Visa, initially serving 350,000 waitlisted customers before wider access. Revolt aims to reach 20 million customers in India by 2030 as part of its global expansion strategy. तो लंदन स्थित डिजिटल वित्त कंपनी रिवॉल्यूट ने भारत में परिचालन शुरू कर दिया और इस तरह के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में से एक प्रवेश कर लिया है। ये प्लेटफॉर्म यूपीआई और वीजा के साथ साझेदारी के जरिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को संभव बनाता है और शुरुआत में व्यापक पहुंच से पहले 3,50,000 प्रतीक्षा सूची वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum amount a user can instantly withdraw from QRI Money UPI plus investment application? Rupees 50,000 or 90% of investment. Option B is the right answer. QRI Money has launched its UPI plus investment application to all users after receiving NPCI approval, marking a significant steps in India fintech innovation. The app merges UPI payments and investments, automatically investing unused funds in liquid mutual funds and redeeming them instantly when payments are made. Users can instantly withdraw up to rupees 50,000 or 90% of their investment value, with the remaining funds redeemable within one working day. QRI has partnered with ICICI Prudential Mutual Fund and Bajaj Finserv AMC to manage investment. तो QRI Money ने NPCI की मंजूरी मिलने के बाद सभी यूजर्स के लिए अपना यूपीआई प्लस निवेश एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जो भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये ऐप यूपीआई भुगतान और निवेश को एक साथ लाता है, अप्रयुक्त धनराशि को स्वचालित रूप से लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और भुगतान होने पर तुरंत उठा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian travelers visiting Japan will soon be able to use UPI for transactions due to agreement between NPCI International Payments Limited NIPL and which company? तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और किस कंपनी के बीच समझौते के कारण जापान जाने वाले भारतीय यात्री जल्द ही लेन देन के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे? वो है NTT Data. Indian travelers visiting Japan will soon be able to use the UPI for everyday transactions following an agreement between NPCI International Payments Limited and NTT Data Japan. Under the MOU, NIPL and NTT Data will integrate UPI payments into merchants' outlets across Japan, enabling Indian users to scan QR codes and pay instantly in INR, removing the need for currency conversion on foreign cards. NTT Data, which operates CFIS, Japan's largest card transactions processing network, will facilitating the integrations connecting merchants, banks and ATMs nationwide. तो बोला गया है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और NTT डेटा जापान के बीच एक समझौते के बाद जापान जाने वाले भारतीय यात्री जल्द ही रोजमर्रा के लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समझौते के तहत NIPL और NTT डेटा जापान भर के मर्चेंट आउटलेट्स में यूपीआई भुगतान को एकीकृत करेंगे, जिससे
भारतीय यूजर्स क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत भारतीय रुपये में भुगतान कर सकेंगे, जिससे मुद्रा रूपांतरण या विदेशी कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। एंटिटी डेटा जो जापान का सबसे बड़े कार्ड लेन देन प्रसंस्करण नेटवर्क और CFIs का संचालन करता है, इस एकीकरण को सुगम बनाएगा और देश भर के व्यापारियों, बैंकों और ATM को जोड़ेगा। तो ये हमने कंप्लीट किया है हमारा नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 और पार्ट 3 रिमेनिंग है। तो अभी नवंबर मंथ भी रिमेनिंग है, लेकिन पार्ट 2 में आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी और इसके बाद हम पार्ट 3 कवर करेंगे और इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, किसी भी तरह का PDF आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और ये जो कंटेंट आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड कराती हूँ, इस कंटेंट को जैसे लाइन में लाइन पढ़ा है वैसे ही आपने इसको याद करना है। और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कंटेंट से पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में, इसलिए कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है और पूछे जाएंगे आने वाले बैंक एग्जाम्स में। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स को भी क्लास जो है जरूर शेयर करें, अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं। और आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 जल्दी लेके आऊंगी और इसके साथ ही हम लोग पार्ट 3 भी कवर करेंगे। कंप्लीट PDF में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों ही पार्ट मिलेंगे विद इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया गया है। ये सारा ही कंटेंट आपको PDF में भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग लास्ट 10 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और RBI सर्कुलर परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। लास्ट 10 मंथ यानी कि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक का आपको कंप्लीट PDF मिलेगा, जिसमें आपको 10 मंथ्स का RBI सर्कुलर मिलेगा और 10 मंथ्स का आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलेगा। दोनों ही मिलेगा आपको जनवरी टू अक्टूबर कंप्लीट PDF। ओके, और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। तो जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को जरूर शेयर करें, दूसरे अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।